Hi everyone, welcome to EduChemy, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सकें कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर. Nowadays, repo rate is considered as an inefficient tool for monitoring monetary policy and there is a need to explore alternative measures to address this limitation. Now you have to comment and you have to comment within 150 words, and if you'll see from which part of the syllabus the question has been asked, it is GS3, Indian economy and issues pertaining to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. You won't find such topic in GS3 syllabus. अब देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, this is related to something called monetary policy. ठीक है, रेपो रेट के बारे में बात की जा रही है. इसके बारे में ऑलरेडी आपने कुछ पढ़ रखा होगा. इवन व्हेन यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स, आपने इकोनॉमी की तैयारी की है तो वहाँ पे आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं. उसमें आप मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पढ़ते हैं. कुछ क्वांटिटेटिव होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव होते हैं. ठीक है, तो क्वांटिटेटिव टूल्स में वन ऑफ द टूल इज रेपो रेट एंड दिस इज द प्राइमरी टूल फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री. ये हमारा पॉलिसी रेट भी है. नाउ इस क्वेश्चन को फर्स्ट हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि किस डिफिकल्टी में हम लोग रखेंगे. तो दिस कैन बी केप्ट इन लेवल 3. नाउ व्हाई वी आर कीपिंग दिस क्वेश्चन इन L3 लेवल? बिकॉज दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल एंड एनालिसिस का जरूरत है और आप बोल सकते हैं इसमें कुछ इन डेप्थ कंसेप्ट्स का जरूरत है. मॉनेटरी पॉलिसी सबको पता है, रेपो रेट सबको पता है, लेकिन रेपो रेट इनएफिशिएंट क्यों है ये सबको नहीं पता होता है. तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा. जब तक आपने इकोनॉमी अच्छे से समझा नहीं है, आपने मॉनेटरी पॉलिसी में क्या लूप होल्स हैं इसको नहीं जाना है, तो इस क्वेश्चन को आप आंसर नहीं कर पाएंगे. तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. अगर इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में आता है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा और हम लोग यहां पर देखेंगे कि इस क्वेश्चन का एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, उसको हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे. लेकिन यू कैन कीप दिस क्वेश्चन विद इन दी L3 लेवल. ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन को में आप रख सकते हैं. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. अगर हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले वी विल डू इंट्रोडक्शन हम करेंगे. क्या सबसे पहले तो हम रेपो रेट बताएं कि क्या है. द रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है. इसके अलावा आपको कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर आपके नोट्स में है, किसी बुक में है, ऑनलाइन है, तो आप उसको कोट करके लिख सकते हैं. रेपो रेट को आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज रेपो रेट. इट इज वन ऑफ द की टूल्स यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मनी सप्लाई इन इंडिया. रेपो रेट full form is repurchase agreement or repurchasing options. Now you already know that repo rate का नाम हम लोग कहाँ सुनते हैं जनरली? We listen under LAF. LAF क्या होता है? Liquidity Adjustment Facility that is given by the RBI to the banks. LAF का क्या मतलब हुआ कि शॉर्ट टाइम अगर बैंक्स जो हमारे यहाँ ऑपरेट करती हैं, अगर उनको शॉर्ट टाइम फंड का क्राइसिस हो जाता है ओवर द डे, या जो है आरबीआई लेंडिंग कर सकती है, आरबीआई लेंड करती है इंटरेस्ट रेट पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे लेंड करती है उसको हम लोग कहते हैं रेपो रेट. आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं. मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आप जरूर करिए. अब आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं कि रेपो रेट कैसे वर्क करता है. तो आरबीआई और बैंक के बीच का ये जो है रिलेशन है. इसमें क्या है कि आरबीआई अगर बैंक को क्रंच होता है फंड्स का, तो आरबीआई कैन लेंड ओवरनाइट लोन्स, जिसमें यहां पर क्या होगा कि रेपो रेट पे, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि बैंक को 100 रुपए का जरूरत है. ठीक है, 100 रुपए का जरूरत है, तो उसने क्या किया कि अपने पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वर्थ ₹100 का, उसको उन्होंने उनके पास प्लेज कर दिया. ठीक है, उनके पास रख दिया और बैंक ने, आरबीआई ने बोला कि वी विल गिव यू एट सर्टेन, यू में से 20% इज दी रेपो रेट. एक एग्जांपल लेके देख रहे हैं, 20% इज दी रेपो रेट. तो बैंक ने ले लिया पैसा, उसे 20% इंटरेस्ट पे मिल गया और ₹100 वर्थ का उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी वहां पर आरबीआई के पास रख दिया. अब बैंक क्या करेगी, आफ्टर जब जितने भी टाइम के लिए वो लोन मिला था, उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रीपरचेज कर लेगी. रीपरचेज का मतलब क्या हुआ कि उसको जैसे आरबीआई ने जो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक का रखा था, जिस वर्थ जो कि ₹100 के वर्थ का था, बैंक उसको वापस खरीद लेगा. लेकिन कितने से खरीदेगा? ज्यादा से खरीदेगा, क्योंकि 20% इंटरेस्ट भी देना है, तो वो कितने में खरीद लेगा? 120. तो इसी कारण इसको कहा जाता है रीपरचेज. रीपरचेज का मतलब क्या होगा कि बैंक विल अगेन बाय बैक द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट इट हैज प्लेज्ड अंडर आरबीआई फॉर सीकिंग दी लोन. तो यहां पर ये आपने समझ लिया. एक छोटा सा आप डायग्राम बना देंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन होगा ये, और एग्जामिनर को लग जाएगा कि यू नो अबाउट रेपो रेट एंड हाउ इट ऑपरेट्स. नाउ मूविंग ऑन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. देखिए, दिस इज अ 150 वर्ड्स लिमिट क्वेश्चन, तो दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन एंड द मैक्सिमम टाइम दैट यू गेट
आई ऑलवेज रिपीट इज 7 मिनट्स। इफ यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट रेपो रेट, आपको मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छे से पता है, लेकिन अगर आप इसमें 10 मिनट लगाते हैं तो दिस इज गोइंग टू हैम्पर certain other questions in the examination। तो इसी कारण प्लीज यूज वर्ड लिमिट को अच्छे से ध्यान में रखिए एंड मोर देन 7 मिनट्स आप इसमें नहीं बिताएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने का। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि वाई दी रिसेंट इतना डिबेट्स क्यों चल रहा है कि रेपो रेट जो है वो इनएफिशिएंट टूल हो गया है फॉर मॉनिटरिंग मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो सम ऑफ द रीजंस बिहाइंड दिस परसेप्शन इंक्लूड, हम लोग यहाँ पर सारे रीजंस को देखते हैं एक एक करके एंड रीजंस को भी आपको बताना है और बहुत ज्यादा डिटेल में उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, 2-3 लाइन बस, क्योंकि आपके पास वर्ड्स काफी कम बचे हुए हैं। नाउ इनइफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ऑल्दो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आरबीआई रेपो रेट को पॉलिसी रेट के जैसा यूज करती है, लेकिन ये जब भी, अभी आपको पता है रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट फिर चेंज नहीं किया, अभी 6.5% ही रखा है, अभी आज का न्यूज है ये। तो इसके वजह से क्या होता है कि यहां पर जो इसका ट्रांसमिशन होना चाहिए, बैंक्स में दिखना चाहिए, बैंक्स के इंटरेस्ट रेट पे दिखना चाहिए, ये नहीं दिखता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, समझ लीजिए। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि जो रेपो रेट में आरबीआई चेंज करती है तो वो जो है बैंक्स के रेट में नहीं दिखता है। ठीक है, अब ये क्यों है, अब देखते चलिए। देखिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड्स फॉर बैंक इज कस्टमर डिपॉजिट। आपको पता है, आप जो करंट डिपॉजिट करते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, तो ये ही जो है आपका एक तरह से बोल सकते हैं कि एक तरह से दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड फॉर द बैंक्स। बैंक्स और कहां से पैसा लाएंगे, आप ही के जो डिपॉजिट होता है उसी को कैपिटल की तरह यूज करती है। नाउ द कॉस्ट ऑफ फंड्स टिपिकली रिमेन्स इनफ्लेक्सिबल एज मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स आर कॉन्ट्रैक्टेड एट फिक्स्ड रेट। नाउ अब देखिए क्या है, क्योंकि आपको एफडी आरडी पर, ठीक है, आपको जो है सेविंग्स डिपॉजिट पर फिक्स्ड रेट मिलता है। ठीक है, ज्यादा वेरिएशन उसमें नहीं होता है और बहुत सालों तक जो है वही रेट चलता आ रहा है। तो अब होता क्या है कि जैसे अगर बैंक कमाती कैसे है, जितना इंटरेस्ट पे आपसे वो सेविंग्स का पैसा ले रही है या आपका फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा ले रही है, और जितना में वो लेंड कर रही है, जो इंटरेस्ट रेट का वेरिएशन होता है वही उसका कमाई होता है। नाउ अगर आपके साइड से जो उसको पैसा आ रहा है उसका रेट को वो रिवाइज नहीं कर सकता है, ठीक है, वो एफडी को चेंज नहीं कर सकता है, वो सेविंग डिपॉजिट को चेंज नहीं कर सकता है, तो उस केस में बैंक्स हैव अ वेरी लिटिल रूम फॉर रिवीजन ऑफ रेट्स। नाउ अगर उस केस में अगर आप पे इंटरेस्ट रेट वो चेंज नहीं कर सकता है सेविंग्स पे, तो वो लेंडिंग रेट्स भी चेंज नहीं कर सकता है, इररिस्पेक्टिव की रेपो रेट क्या हो। तो इसी कारण आपको पता है एमसीएलआर रेट होता है, जो बैंक्स के केस में जो लेंडिंग रेट्स होता है, वो जो है काफी चेंज नहीं कर पाता है ड्यू टू, क्योंकि उसमें जो फंड कॉस्ट ऑफ फंड है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट है। तो इसके कारण बैंक भी डिस्पाइट रेपो रेट कम होता है, ज्यादा होता है, बैंक रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा तक आपके फायदेमंद नहीं हो पाता है। अब यहां पर देखिए, हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग, स्मॉल सेविंग स्कीम्स। देखिए, गवर्नमेंट का बहुत सारा स्मॉल सेविंग स्कीम चलते रहता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट काफी ज्यादा देने लगी है आजकल। ठीक है, और मतलब लोग इसमें काफी ज्यादा अपना पैसा डॉक करके रखते हैं। तो अब इस केस में क्या होता है कि अगर आपके पास एक कस्टमर के पास एक ल्यूक्रेटिव जगह है टू इन्वेस्ट, गवर्नमेंट के पास स्मॉल सेविंग स्कीम में लगा सकते हैं, ठीक है, और उसमें बहुत सारा टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है। तो ये जो है क्या, दिस हैड लेड टू अ डिक्लाइन इन डिपॉजिट विद द बैंक्स। तो कस्टमर कम डिपॉजिट करेगा पैसा, जब कस्टमर कम डिपॉजिट करेगा पैसा तो बैंक्स के पास कम पैसा होगा, जब बैंक्स के पास कम पैसा होगा तो अगेन हाई लेंडिंग रेट होगा। तो डिस्पाइट कि आप रेपो रेट कम कर दीजिए, लेंडिंग रेट बहुत हाई रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, पॉलिसी रेट्स आर नॉट लिंक्ड टू मार्केट। ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि इसका इनएफिशिएंट हो गया। ये कैसे, देखिए, रेपो रेट बीइंग अ पॉलिसी रेट इज एडमिनिस्टर्ड बाय एमपीसी, आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाती है, एंड देयरफॉर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ मार्केट डिटरमाइंड रेट। ये मार्केट फ्लोटिंग रेट की तरह एक्ट नहीं करता है कि मार्केट में डिमांड सप्लाई के अनुसार ये चेंज हो रहा है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एमपीसी जो कि सोचती है कि हमें ये कर देना चाहिए, उसके बाद हम लोग इसका रिजल्ट देखेंगे। तो इसी कारण जो है यहां पर कहा जाता है कि बैंक्स आर आस्क्ड टू लिंक देयर लेंडिंग टू रेपो रेट विदाउट एनी रेफरेंस टू द कॉस्ट ऑफ लेंडिंग फंड्स। नाउ कॉस्ट क्या चल रहा है मार्केट में, पैसा कितने इंटरेस्ट रेट पे उसको मिल रहा है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो है आरबीआई एमपीसी एक रेपो रेट फिक्स कर देती है और बोलती है कि इसी रेट के अनुसार आप जो है अपने बैंक रेट्स को चेंज करिए। ठीक है, तो अगेन दिस इज अ फ्लॉ, यहां पर कुछ चेंजेस आने चाहिए। इसके बाद देखिए, बैंक्स की बात करें तो डिस्पाइट की आपका रेपो रेट काफी कम कर दिया है, लेकिन बैंक्स का इतना ज्यादा एनपीएज है, आपको पता है CRAR जो रेशियो होता है, जो कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो होता है, वो काफी खराब है बहुत सारे बैंक्स का। तो डिस्पाइट की इंटरेस्ट रेट काफी कम हो जाए,
आप ज़्यादा लोन्स दे नहीं सकते क्योंकि आरबीआई जो है आप पर फिर दूसरे तरह की पाबंदी लगा देगी कि आपका एनपीए जितना ज़्यादा है। तो ये सब भी एक इशू है कि मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके बाद इशूज पर्टेनिंग टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मॉनेटरी पॉलिसीज कैन स्टेबलाइज इन्फ्लेशन। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा बात क्या होता है ना कि दीज ऑल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज हम लोग जितना भी करते हैं ये किधर से करता है, दीज जो इन्फ्लेशन है ये कौन सा इन्फ्लेशन को रोकता है, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो अब क्या होता है कि देखिए डिमांड, अगर आप ऐसा समझें कि सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा सबके पास पैसा है, डिमांड बहुत इंक्रीज हो गया है, तो उस केस में अगर आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करती है तो सबके पास पैसा घटेगा, तो आप बोल सकते हैं कि डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन हुआ था वो रुक जाएगा। लेकिन जो सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन है, जो इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ रहा है और बाकी रेट्स जो बढ़े, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बढ़ रहे हैं, तो इसके वजह से जो इन्फ्लेशन आ रहा है, जो सप्लाई साइड से आ रहा है, वो आपका एक तरह से बोल सकते हैं रेपो रेट इज टोटली इनएफिशिएंट इन दैट फील्ड। वहां पर रेपो रेट का कोई काम ही नहीं है क्योंकि आपका सप्लाई साइड से अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक जो आप बोल सकते हैं यहां पर प्रॉब्लम है और लिमिटेशन है ऑफ रेपो रेट। तो हम लोग क्या करते हैं, ड्यू टू इट्स लिमिटेशन हम लोग को बताना है कि कैसे आगे करना है, क्या हमें आगे करना चाहिए, अल्टरनेटिव मेजर्स कुछ सुझा सकते हैं। तो यहां पर फर्स्ट है दैट इज मल्टी इंडिकेटर स्ट्रैटेजी। देखिए मल्टी इंडिकेटर स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत सारे इमर्जिंग इकोनॉमीज इसको यूज करते हैं। गवर्नमेंट शुड कंसिडर multiple indicator approach of RBI where price stability, financial stability and economic growth are considered for decision making। अभी आप देखेंगे एमपीसी के, अगर आप स्टैट्यूट को पढ़ते हैं, एमपीसी के मैंडेट को देखते हैं, तो वहां पर उसका मेन फोकस क्या है, यू हैव इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग है आपका जो है 2 से 6% तक का आपको जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग दिया हुआ है। लेकिन अब यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि वर्ल्ड ओवर इकोनॉमीज क्या करें, सिर्फ इन्फ्लेशन को देखकर उनका पॉलिसी रेट डिसाइड नहीं होता है। प्राइस स्टेबिलिटी कितना चल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितना चल रहा है, तो उसको आप देते हुए ऑल्दो ग्रेटर वेटेज दीजिए इन्फ्लेशन को, लेकिन मल्टी इंडिकेटर अप्रोच होना चाहिए ताकि आप ओवरऑल इकोनॉमी के हेल्थ को देख पाए। इसके बाद लिंकिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स विद मार्केट। नाउ इन ऑर्डर टू मेक द कॉस्ट ऑफ फंड्स फ्लेक्सिबल, हमने बात किया कि आपने देखा कि जो आपका सेविंग डिपॉजिट होता है, एफडीआरडी होता है, इस पे क्योंकि रेट्स फिक्स्ड हैं तो बैंक्स का भी हाथ बंधा हुआ है कि उनको इतना पैसा तो आपको देना ही देना है, तभी जाके वो फर्दर लेंडिंग करेंगे। नाउ इफ दिस लेंडिंग रेट, अगर आपका एफडीआरडी सेविंग्स का रेट को अगर हम लोग मार्केट से लिंक कर दें तो बैंक के पास एक विंडो बन सकता है जिसमें वो अपने लेंडिंग को कम कर, मतलब लेंडिंग रेट्स को कम कर सकती है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो एन अल्टरनेटिव, और इसके बाद हो सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी और अच्छे से ट्रांसमिट हो। इसके बाद रैशनलाइजिंग इंटरेस्ट ऑन स्मॉल सेविंग्स, हमने ऑलरेडी बोला, एसएसएस में अगर आप रैशनलाइज करते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा टू डिपॉजिट इन बैंक्स और बैंक्स के पास ज्यादा पैसा आएगा, उस केस में दे वुड बी एबल टू रेमिट मोर। इसके बाद कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये हमेशा से रहा है कि हमें अलग लेके नहीं चलना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ऐसा नहीं है मॉनेटरी, अभी हम सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, ठीक है। तो इसको एक साथ में रख के चलना है और इसे बैलेंस करके चलना है, तभी हमारा प्रॉपर ग्रोथ हो सकता है। दिस इज अ वेरी जेनरिक पॉइंट, हमेशा आप लिख सकते हैं व्हेनेवर अ क्वेश्चन कम्स ऑन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी यू कैन राइट दिस पॉइंट कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज द नीड ऑफ द आवर। इसके बाद मैक्रो प्रूडेंशियल मेजर्स, कुछ हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि दीज पॉलिसी एक्शंस टेकन बाय आरबीआई टू एड्रेस स्पेसिफिक रिस्क और वल्नरेबिलिटीज इन द फाइनेंशियल सिस्टम सच एज इंपोजिंग सेक्टर स्पेसिफिक लोन लिमिट्स और कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए रेपो रेट चेंज करने के बाद आरबीआई कुछ और स्टेप्स ले सकती है, जैसे सेक्टर स्पेसिफिक लोन लिमिट करिए, ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स करिए। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ आरबीआई में इंट्रोड्यूस मेजर्स टू लिमिट लेंडिंग टू सेक्टर्स एक्सपीरियंसिंग एसेट बबल्स। अब कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ सेक्टर्स में काफी बूम चल रहा होता है, ठीक है, कोई भी सेक्टर हो सकता है, कोई भी सेक्टर अचानक से बहुत ज्यादा बूम करने लगता है और उसमें आप बबलिंग का जो है एक तरह से दिखने लगता है, तो वहां पर क्या है कि आप उस सेक्टर में लोन लिमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप जो है अपार्ट फ्रॉम रेपो रेट आप इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकते हैं, आप क्रेडिट ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अल्टरनेटिव्स आरबीआई को आप सजेस्ट कर रहे हैं अपने साइड से, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग इज दैट यू नीड टू कंक्लूड करना जरूरी है, नहीं करिएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। कंक्लूजन में क्या लिखना है, इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कुड सी अ ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट फ्रॉम विद अ डाइवर्सिफाइड टूलकिट दैट एड्रेसेस लिमिटेशन ऑफ द रेपो रेट बाय लेवरेजिंग इनोवेटिव मेजर्स द आरबीआई एम्स टू अचीव ऑप्टिमल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, bolster credit availability and navigate global challenges efficiently. Anything you can write in conclusion, conclusion बहुत स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। आपने जितना चीज लिखा है इंट्रोडक्शन बॉडी से लेके आप उसी में से छोटा छोटा लाइन लेकर आप कंक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ ये
बता सकते हैं कि आपने कंक्लूजन इज जस्ट गिव्स द सेंस ऑफ कंप्लीशन टू द एग्जामिनर। एग्जामिनर को लगता है कि आपने आंसर को बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ा है, आपने कंक्लूड किया है। इसका मतलब आपने एक तो वर्ड लिमिट को अच्छे से एड्रेस किया है, टाइम लिमिट को अच्छे से एड्रेस किया। अगर आपने 7 मिनट्स में ये सब चीज कर लिया तो एग्जामिनर को लगेगा कि यू हैव गुड राइटिंग स्किल्स। तो इसी कारण कंक्लूजन मत छोड़िए, बिकॉज इफ यू लीव कंक्लूजन यू मे से लूज हाफ मार्क्स और समटाइम्स 1 मार्क्स ऑल्सो, और वो 1 मार्क्स कितना ज़्यादा जो है आपके रैंक पर, आपके फाइनल स्कोर पर इफेक्ट कर सकता है, ये आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ों को हमने एड्रेस किया और इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।